हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पीजीटी एजुकेशन। स्पेसिफिकली एसएसबी ओडिशा का जो एग्जाम है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमने पहले तो क्या पढ़ी, फिलोसफी, रिलेशनशिप क्या है, फिलोसफी होती क्या है। ओके, फिलोसफी में दो चीजें आती हैं, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी। इन्होंने स्पेसिफिक तीन फिलोसफीज मेंशन कर रखी है आपके सिलेबस में, बट मेक श्योर जब भी वेस्टर्न फिलोसफी की बात आती है तो आप जो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, इन सब को भी एक बार कर लें, बिकॉज इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, भले ही वो ऐसे एक्सटेंसिवली मतलब आपके सिलेबस में मेंशन ना हो, बट वो कहीं ना कहीं अंदर तो है ही कि आपको फिलोसफी इन्होंने बोल दी है, वेस्टर्न फिलोसफी। ओके, सो आइडियली ये जो हमारी इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी है, इनको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है जी कंट्रीब्यूशन, जो थिंकर्स हैं, एजुकेशनल थिंकर्स। सो उसमें गांधी, टैगोर, अरबिंदो, ये तीनों मैंने आपको करवा रखे हैं। इनको मेक श्योर आप कर लें, नेट के टाइम पे करवाए थे। ओके, आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी। तो जॉन ड्यूई के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स लाइक आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं और आप जॉन ड्यूई को ना जाने, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नाम तो सुना ही होगा, जॉन ड्यूई। ठीक है, एजुकेशनल थियरी या इनके एजुकेशन के प्रति क्या विचार हैं उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो जब आप पैसे दे दे के कहीं कहीं सब्सक्राइब करते हैं और बिना पैसे दिए यहाँ आपको फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ जो है जॉन ड्यूई की, वहां से शुरू करते हैं, बिकॉज सारी चीजें, इतने सारे थिंकर्स के बारे में रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम उनकी जिंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम बेहतर ढंग से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो जॉन ड्यूई जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ प्रैग्मेटिस्ट है। अच्छा, ओके, ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई। सो प्रैग्मेटिस्ट है जी, यानी ये प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। अब प्रैग्मेटिज्म में मेजरली फोकस किया जाता है एक्सपीरियंस पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, कि चीजें डायनामिक है और आप करके देख रहे हैं। सो ये प्रैग्मेटिस्ट है क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर है। फिलोसोफर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पीएचडी की है फिलोसफी सब्जेक्ट में, और एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ चीजें बोली हैं। तो ये एजुकेशनिस्ट आएगा, ये एजुकेशनलिस्ट नहीं आएगा। तो ये एजुकेशनिस्ट है। ठीक है, जन्म हुआ इनका वर्मेंट, एक छोटा सा टाउन है न्यू इंग्लैंड का, यूएसए में। न्यू इंग्लैंड भी एक स्मॉल एरिया है ना, 1859 में। ओके, तो 1859 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी की एक दुकान थी और रूरल एरिया में, रूरल एनवायरमेंट में ये बड़े हुए। ऑब्वियसली जब दुकान होती है और आप भी बैठे होते हैं कभी कभी, तो आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है लोगों से। तो इन्होंने मतलब वो जो भी आते थे इनकी दुकान पे, पिताजी की दुकान पे, सो ये टॉक टू पीपल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया कि ये नए लोगों से मिलते थे और बातचीत करते थे। ओके, इससे ये पता चल रहा है कि इनकी प्राइमरी एजुकेशन तो इनके नेटिव प्लेस में ही हुई, उसी जगह पर हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मेंट, क्योंकि वर्मेंट ही के पास में ही है, जैसे लोकल जगह से हम कर लेते हैं, वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मेंट से 1879 में इन्होंने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है उसको ज्वाइन किया हायर एजुकेशन के लिए। अब आप ध्यान रखिए, देखिए हायर एजुकेशन में इन्होंने काफी अच्छे अच्छे नाम दिखेंगे आपको। इन्होंने फिलोसफी पढ़ा जॉर्ज एस मोरिस के अंडर, चार्ल्स एस पायर्स के अंडर। पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री इन्होंने पढ़ा हर्बर्ट और एडम्स के, हर्बर्ट बी एडम्स के अंडर। ठीक है, साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ा स्टैनले हॉल के अंडर। स्टैनले हॉल एक एडोलेसेंस की टर्म को या एक उसको लेके काफी फेमस है कि एडोलेसेंस को इन्होंने किस तरीके की स्टेज बताया है, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि जी स्टैनले हॉल एडोलेसेंस के बारे में क्या बोलते हैं। ओके, फिर इनको 1884 में इन्होंने पीएचडी जो है फिलोसफी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। यहां से आपको दिख जाएगा जब आप देखेंगे कि 25 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी कर ली है। ओके, फिर ये लेक्चरर बनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन फिनोसोटा, मिशिगन और शिकागो यूनिवर्सिटीज में। ये अपने लाइफ टाइम के दौरान काम करते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में 1896 में ये एक लेबोरेटरी स्कूल भी ओपन करते हैं, जो कि काफी वर्ल्ड फेमस हो जाता है। ठीक है, इनकी जितनी भी थियरीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड या जितने भी आइडियाज हैं जॉन ड्यूई के, उनको टेस्ट किया गया है स्कूल पे, ताकि हम चीजें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब इनको है ना कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स है एजुकेशन के, उनको मॉडिफाई और क्लैरिफाई किया गया
उसको ध्यान में रखते हुए कि प्रैक्टिकली आप स्कूल जब रन करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, 1904 में ये शिकागो, ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी, ये देखिए एजुकेशन और फिलोसफी दोनों डिपार्टमेंट्स के ये हेड बनते हैं। ठीक है, मतलब चेयरपर्सन टाइप, वहीं पर ये रहते हैं और वहां रहते रहते इनको बहुत सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिलता है एजुकेशन में एडवाइस करने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। सो जापान, चाइना, टर्की, रशिया, ये सजेशंस के लिए इनको बुलाते हैं और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं ये एजुकेशन और फिलोसफी पे देते हैं। आपको इनकी बुक भी मिल जाएगी, ये जो लेक्चर्स हैं ये रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी नाम की बुक में पब्लिश्ड हैं। ओके, फिर नेशनल गवर्नमेंट ऑफ टर्की भी इनको बुलाती है कि भाई आप बताइए कुछ नेशनल स्कूल्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया स्कॉलर और प्रोलिफिक राइटर भी थे। अब राइटर की बात आ गई तो ऑब्वियसली पीएचडी भी किया इन्होंने, तो आर्टिकल्स या पेपर्स तो लिखे होंगे। सो इन्होंने अराउंड एंड अराउंड 50 बुक्स, ये देखिए 50 बुक्स एंड मोर देन 800 आर्टिकल्स लिखे हैं फिलोसफी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी में। 800 मतलब कम नंबर नहीं होता, बहुत होता है 800। ठीक है, तो 50 किताबें और 800 से ज्यादा आर्टिकल्स, जो कि हमें दिखाता है कि लाइफ टाइम आप काम करते रहिए। एंड 1952 में जाके इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, पास आउट हो जाते हैं जी। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये हमें पता चल रहा है इनकी लाइफ से कि इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए हम जॉन ड्यूई को पढ़ रहे हैं। ओके, एजुकेशनल फिलोसफी क्या थी इनकी, तो उसकी अगर बात करें तो ये इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, और जब स्टैटिक नहीं है तो उसी लेवल पे एजुकेशन भी स्टैटिक नहीं है, चीजें चेंज होती रहेंगी। सो वही जो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हम डार्विन का पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसी को देखते हुए प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी को ये फॉलो करते हैं। ही बिलीव्स टू साइड्स ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस। जो हमने फिलोसफी एंड एजुकेशन का रिलेशनशिप किया था उस टाइम पे भी हमने जॉन ड्यूई की एक स्टेटमेंट की बात की थी कि इन्होंने बोला था कि ट्राइपोलर प्रोसेस होता है एजुकेशन, जिसमें एक पोल स्टूडेंट रहेगा, दूसरा टीचर रहेगा और एक सोसाइटी रहेगा। सोसाइटी विच मीन्स इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट को जो है क्या किया है, कवर किया है। एडम्स ने सिर्फ बाइपोलर बोला था इसको। ठीक है, तो यहां पे ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी तरीके से फ्रेम करके, जहां पर आपको बाइपोलर जो है वो आंसर करना पड़ जाए जॉन ड्यूई के लिए, क्योंकि ये दो एस्पेक्ट में बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। सो कई बार कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि ये बाइपोलर चीजों को फोकस कर रहे हैं, प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, या एजुकेशन को बाइपोलर बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो इन दो को उठा के बाइपोलर इसको बोला जा सकता है, तो वो सिचुएशन आप देखिएगा। बाकी वर्ड की बात करें तो जहां पर भी आप देखेंगे कि ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन को किसने बोला है, तो जॉन ड्यूई ने बोला है, और ये 3 पोल्स की बात की है। ओके, बट ये 2 एस्पेक्ट जो है साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इनको भी ध्यान में रखिएगा। जॉन ड्यूई की फिलोसफी जो है उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ऑपरेशनलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म या प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म भी बोला जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक तो प्रोग्रेस करती हुई दिखेंगी चीजें, आप जो है स्टैटिक पोर्शन पे बिलीव नहीं कर रहे, आप डायनामिक चीजों पे बिलीव कर रहे हैं कि चीजें बदलेंगी, और एजुकेशन भी बदलाव का ही, मतलब बदलाव एजुकेशन में भी होते रहना चाहिए। तो हम ऐसे ही कुछ भी एजुकेशन जो है वो उसके एम्स वगैरह डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी। ओके, सो जॉन ड्यूई जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जब आप मेथड्स पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। सो अगर फिर भी हम थोड़ा सा जस्ट निकालना चाहें इनकी फिलोसफी का, सो ये प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी को फॉलो करेंगे। सोशल यूटिलिटी पे ये फोकस करते हैं, क्योंकि ये मतलब आपकी जो भी एजुकेशन है वो यूटिलाइज हो पाए सोशल लेवल पे, क्योंकि स्कूल भी एक तरीके से मिनिएचर सोसाइटी ही है। क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे, मतलब एक छोटी सोसाइटी है स्कूल, उसके बाद जब ये सब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बाहर मूव करेंगे, तो वो बड़े वाली सोसाइटी में आ जाएंगे जहां पे उनकी कंडीशन सेम होनी चाहिए। यानी स्कूल में भी हमें उसी तरीके से चीजें, रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें समझानी पढ़ानी चाहिए। सोशल चेंज की जब ये बात करते हैं तो सोसाइटी में तो बदलाव होते रहते हैं। जब सोसाइटी में बदलाव होते रहते हैं तो ये बोलते हैं कि एजुकेशन में भी बदलाव होते रहने चाहिए।
सोशल डिसिप्लिन पे ये फोकस करते हैं ताकि सोशल लेवल पे बच्चे को कैसे बिहेव करना है, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करेंगे। सो वो सारी चीजें हमें बच्चों में यहाँ पर इनकलकेट करनी है। सोशल डिसिप्लिन बोल रहे हैं ये उसको। चाइल्ड सेंटर्डनेस यानी बच्चे के ऊपर फोकस करते हुए हम बोलते हैं ना, जैसे हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। सो चाइल्ड सेंटर्ड इनका अप्रोच है कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चा क्या चाह रहा है, उसकी वो किस तरीके की मेथोडोलॉजी में फिट बैठ रहा है, तो वो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बच्चे को देना है हर चीज के लिए। सो वो इन्होंने फोकस किया कि आप लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेंगे कि बच्चा करके देख सके, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको मिल सके। और एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की है। डेमोक्रेसी जो है वो फिलोसफी होनी चाहिए एजुकेशन की कि आपके क्लासरूम से लेके क्लासरूम में भी डेमोक्रेटिक माहौल रहे। प्लस डेमोक्रेसी होती क्या है वो चीज आप बच्चों के अंदर इनकलकेट करें, समझाएं उनको, ताकि सोसाइटी में भी आके वो डेमोक्रेटिक आइडियाज पे काम कर सकें। एजुकेशन जो है रिलेट करती है इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी को कनेक्शन देने वाली चीज क्या है, एजुकेशन है। और ये साइंटिफिक मेथड पे काफी फोकस करते हैं क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप टेस्ट करके देखते हैं चीजों को। वही चीज ये बोलते हैं कि एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी जो नॉलेज या थिंकिंग है वो किस चीज का प्रोसेस है, एक्सपीरियंस करने का और एक्सपेरिमेंट करने का। सो ये मेजर फिलोसॉफिकल पॉइंट्स जो हैं वो जॉन ड्यूई के हम मान सकते हैं। और जॉन ड्यूई, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि प्रोग्रेसिव और अच्छी बातें इन्होंने एजुकेशन के बारे में बोली हैं। चाइल्ड सेंटर्डनेस पे फोकस किया है, इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस किया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या बोलते हैं कि एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट करे सभी तरीके की कैपेसिटीज को, यानी एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibility. So वो अपनी responsibility, अपने environment, सारी चीजों को, environment को control करके वो अपनी responsibilities को fulfill कर पाए। तो ये चीज करने के लिए जो capacities, जो capabilities उनमें होनी चाहिए वो develop करने का काम किसका है जी, एजुकेशन का है। एजुकेशन के फंक्शंस की बात करें तो ये कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे एजुकेशन इज ग्रोथ। तो एजुकेशन की वजह से ही चीजें होंगी, बच्चा सीख पाएगा, सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर डेवलप हो पाएगी। और एजुकेशन ही लाइफ है। सो ये एजुकेशन को लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं। एजुकेशन हमारे अंदर एक सोशल एफिशिएंसी को डेवलप करती है कि हम सोशल लेवल पे मैनेज करने के लिए कितने एफिशिएंट हैं। और एजुकेशन हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करती है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से, जैसे मान लो हमने कोई चीज एक्सपीरियंस की, उसके बाद हमने एजुकेशन में उस कुछ और चीज पढ़ी और फिर हमारे वो जो एक्सपीरियंस था उसके साथ मिलके एक नई चीज वापस से रिकंस्ट्रक्ट हुई। ठीक है, सो एजुकेशन हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। फिर एम क्या होगा एजुकेशन का? सो ऐसा इन्होंने कोई फिक्स्ड सेट जो है एम नहीं बताया, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि चीजें बदलती रहती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, सारे तरीके का एनवायरमेंट हमेशा बदलता रहेगा, सेम नहीं रहती कोई भी चीज। इसीलिए एजुकेशन के एम जो है वो भी बदलते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। हम उनको फिक्स नहीं कर सकते सभी टाइम के लिए कि भाई ये जॉन ड्यूई ने एम ऑफ एजुकेशन दे दिए और यही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बदलते रहेंगे क्योंकि सोसाइटी बदल रही है, आपका एनवायरमेंट बदल रहा है। ओके, बट इतना हमें समझ आता है कि ये ट्रेडिशनल एम्स ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट खड़े हैं। जो ट्रेडिशनली हम एजुकेशन का एम लेके चलते हैं, चाहे वो मोरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, जो भी 18-19 सेंचुरी में हमने ट्रेडिशनल चीजें पढ़ी हैं, ये उसके अगेंस्ट है। सो ओवरऑल फिर भी अगर हम जिस्ट निकालना चाहें, सो ये वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करते हैं कि वैल्यूज क्रिएट करनी है हमें बच्चों में, सोशल लेवल का डिसिप्लिन उनमें जो है डालना है, इंटीग्रेट करना है, मैक्सिमम ग्रोथ हो पाए बच्चे की, सोशल एफिशिएंसी उसके अंदर आ पाए, एक अच्छा इंसान बन पाए। बेसिकली चाइल्ड को एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट बनाना है ताकि वो चीजों को कर करके देखे, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करे, और बच्चे को हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। सो इन चीजों को देखते हुए हम एम ऑफ एजुकेशन पे फोकस करेंगे। ओके, इन्होंने स्कीम ऑफ एजुकेशन में 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 स्टेजेस में एजुकेशन की स्कीम को। कैसे? सबसे पहले प्ले पीरियड, जिसमें ये 4 से 8 साल के बच्चे को इंक्लूड कर रही हैं, पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन एंड देन पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन। तो ये 3 चीजें आप याद रख सकते हैं।
जब प्ले पीरियड की बात करेंगे, यानी बच्चा जो है वो घर में ही सीख रहा है मेजरली ज्यादातर चीजें, और उसके बाद जो भी चीज मतलब वो कम्युनिटी से वहां पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सब चीजें सीखने के साथ साथ स्कूल में वो रीडिंग राइटिंग की चीजें सीख रहा है। ठीक है, सो ये उसका खेल खेल वाला पीरियड है जिसमें वो ज्यादा कुछ सोचने का काम नहीं कर रहा, जो उसको दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है घर में, सोसाइटी में, स्कूल में, वो सारी चीजें यहाँ पर वो सीख रहा है। दूसरा रहेगा पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन। अब यहां पर बच्चे ने अटेंशन देनी शुरू की है और वो सीख रहा है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए लाइफ में। ठीक है, वो डिफरेंस समझता है कि ये तरीका है और ये एंड है। इट्स लाइक कि पढ़ाई एक तरीका है कोई चीज को हासिल करने का, तो उसको डिफरेंस समझ आता है मीन्स और एंड में। इस स्टेज पे उसको जो है सोशल स्टडीज के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि वो जो जो चीजें सीखे, मतलब वो होता है ना कि आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें समझ पाए अपने बारे में। ओके, देन है रिफ्लेक्टिव अटेंशन का पीरियड, जिसमें रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब चाइल्ड इज इनफ ग्रोन अप इनफ टू रेज न्यू प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। ठीक है, ही एक्वायर्स डेफिनेट स्किल्स, तो यहाँ पर उसके अंदर स्किल्स आनी शुरू हो जाएंगी कि कैसे किस चीज को मेंशन करना है, मैनेज करना है। सो वो रिफ्लेक्ट बैक करने लग जाएगा चीजों पे। सो एक रिफ्लेक्टिव अटेंशन का पीरियड इसको इन्होंने बोला है 12 साल से ऊपर। सो ये 3 स्टेजेस जो है वो स्कीम ऑफ एजुकेशन में जॉन ड्यूई ने बताई थी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करिकुलम के प्रिंसिपल्स की बात करें तो जॉन ड्यूई ने मतलब नीदर अ स्कीम ऑफ स्टडीज नोर इट इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, बल्कि ये बात करते हैं एंटायर रेंज की, हमें बच्चे को एक्सपीरियंस देना है, ह्यूमन एक्टिविटीज करवा के देखनी है। सो इस तरीके की चीजें आप करिकुलम में मेंशन कीजिए। उन्होंने कोई ऐसे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए कि भाई साइंस होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी है, कोई स्कीम नहीं दी है, बट उन्होंने बोला है कि एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पे फोकस हमारा करिकुलम में दिखना चाहिए। सो उनके ओपिनियन में पर्पसफुल एक्टिविटी एंड अ करिकुलम कंप्राइजिंग, क्या कंप्राइज कर रहा है करिकुलम? स्टैंडर्ड फैक्टर्स ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, तो अल्टीमेटली सोशल लाइफ पे आपको इनका फोकस दिखेगा। दिस वुड गिव द चाइल्ड मोर इंटरेस्ट एंड इंसाइट, सो वो बच्चों को इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि जो चीजें उनकी लाइफ में हो रही हैं, जो वो देख रहे हैं सोसाइटी में, हम उन्हीं से कनेक्ट करके और उन्हीं के बारे में बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं। Okay, through the functioning of intelligence and will in the achievement of self control and appreciation of social level। तो ओवरऑल हम सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाह रहे हैं उसको, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर पाए, और सोशल वैल्यूज हम उसके अंदर इनकलकेट करना चाह रहे हैं। इसलिए इस तरीके की चीजें, इस तरीके के स्टैंडर्ड फैक्टर्स जो सोशल लाइफ में मतलब उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं सोशल लाइफ को, वो चीजें उसके करिकुलम में होनी चाहिए। करिकुलम ऐसा हो जिसकी यूटिलिटी हो, यानी लाइफ में आप उसको जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको यूटिलाइज कर पाए, ताकि कल को बच्चा ये ना पूछे कि मेरे को अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो वो क्या काम आ रही है मुझे। ओके, सो वो चीजें उसको समझ आनी चाहिए कि क्यों और कैसे पढ़ाई जा रही हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, सेम नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ चाइल्ड पे हमें ध्यान रखना है, फोकस करना है कि बच्चे के जो है नेचर के बेसिस पे करिकुलम बनाया गया हो। सोशल एफिशिएंसी हम डेवलप कर पाएं, एक्सपेरिमेंटेशन और लाइफ से रिलेटेड हो चीजें। सो ये सारी चीजें आपके करिकुलम में रिफ्लेक्ट बैक करनी चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो बहुत सारे नोवेल आइडियाज और यूजफुल आइडियाज इन्होंने दिए हैं एजुकेशनल मेथड से रिलेटेड अपनी 2 बुक्स में। इन 2 बुक्स का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इन्होंने 50 के अराउंड बुक्स लिखी हैं, हम कितनी बुक्स का नाम याद रखेंगे, बट हाउ वी थिंक एंड इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन। सो ये 2 बुक्स का नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब कौन कौन से आइडियाज इन्होंने दिए हैं? सारे आइडियाज में आप देखेंगे कि बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिव है, इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, सो बच्चे को इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप उसको करके सिखा रहे हैं, बच्चा करके देख रहा है, और जब बच्चा खुद कर रहा है किसी काम को, सो उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज का। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पे फोकस करेंगे कि चीजों को कैसे इंटीग्रेट करना है, प्लस इंडिविजुअल अप्रोच, क्योंकि हम बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे, हर एक बच्चे की नीड पे फोकस करने की बात इन्होंने कही है। तो इंडिविजुअल अप्रोच में हम
किस पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअली हर बच्चे के इंटरेस्ट और हर बच्चे की कैपेबिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं। देन कलेक्टिव अप्रोच की सबको मिलजुल के चीजें करने हैं, वो अप्रोच हो सकता है। प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं और बच्चा खुद सोल्व करके देखे चीजों को, और एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें वो खुद करके देखे, टेस्ट करके देखे सारी चीजों को। ठीक है, सो ये कुछ एक मेथड्स हैं जिनमें आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट और बच्चे का इंटरेस्ट कितना मैटर करता है। डिसिप्लिन की बात करें तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का, ये उसको फॉलो नहीं करते, ये उसके अगेंस्ट है। ये बात करते हैं फ्री डिसिप्लिन की, सेल्फ डिसिप्लिन की और सोशल डिसिप्लिन की, कि आप खुद से बच्चा खुद से डिसिप्लिन में आए, ऐसा ना हो कि आपको उसको पनिश करके डिसिप्लिन में लाना पड़े। तो वैसी सिचुएशन ये नहीं क्रिएट करना चाह रहे। ये ऐसी एक्टिविटीज और होता है ना पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटीज आप करें जिससे कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो झलके। तो अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी झलकेगी स्कूल में ही, तो जब वो सोसाइटी में आएगा तब भी उसको वही आइडिया रहेगा कि डेमोक्रेसी तो हर जगह है और वो अपने आइडियाज, अपनी चीजें फ्रीली दिखा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, सो ये फ्री डिसिप्लिन पे फोकस कर रही हैं। खुद डिसिप्लिन में आए बच्चा, हमें पनिश नहीं करना है, उसको कोऑपरेटिव तरीके से, शेयर्ड एक्टिविटीज के तरीके से उसको सिखानी है चीजें। ओके, टीचर का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर जब सोशल डिसिप्लिन की बात आएगी या बच्चे को डिसिप्लिन करने की बात आएगी, जबकि पनिश भी नहीं करना है उसको। सो किस तरीके से स्मार्टली टीचर जो है वो बच्चे को क्या करे, डिसिप्लिन में लेके आए। सो वो रोल जो है वो टीचर का रहेगा कि वो ऐसा एनवायरमेंट जो है स्कूल में प्रोवाइड करे, एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट जो है वो स्कूल में होना चाहिए। सो टीचर का रोल काफी जो है वो प्रैक्टिकल टीचर रहे हैं ड्यूई खुद भी। सो ड्यूई बोलते हैं कि, और हाँ एक क्वेश्चन, ड्यूई ने कंपेयर किया है टीचिंग और लर्निंग को सेलिंग और बाइंग से। वो बोलते हैं कि टीचिंग एक सेलिंग की तरह, जैसे आप कमोडिटीज या ऑब्जेक्ट सेल करते हैं ना, वैसे ही। और सेल कब कर पाएंगे, जब कोई खरीद पाएगा। सो ये टीचिंग और लर्निंग को सेलिंग इज टू बाइंग का जो है टैग देते हैं कि टीचिंग का मतलब है बेचना और लर्निंग का मतलब है खरीदना। बट अगर इन जनरल ये स्टेटमेंट आती है कि टीचिंग जो है वो टीचिंग और लर्निंग सेलिंग और बाइंग है, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत बताएंगे इन जनरल। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है डायरेक्ट ये स्टेटमेंट किसने दी है, तब आप ड्यूई का नाम लेंगे। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग को हम बेचने खरीदने से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं है, बट ये ड्यूई ने ऑलरेडी बोल रखी है। सो हम अगर पूछा जाए कि किसने दी है तो हम इनका नाम देंगे डायरेक्टली, डेफिनेटली। लेकिन अगर आपसे इन जनरल ऐसे पूछा जाए कि टीचिंग से रिलेटेड इनमें से टर्म्स बताइए कौन से स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं, तब आप अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो उसको आप सही नहीं बताएंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो टीचर का रोल क्या रहेगा जी, टीचर का रोल है बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसके लिए चीजों को प्लान करना, उसको एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करना, एक नेचुरल एनवायरमेंट, बढ़िया एनवायरमेंट और एक्सपीरियंसेस बच्चे को प्रोवाइड करना। सो इन अ वे टीचर एक फ्रेंड भी है, गाइड भी है, हेल्पर भी है और एक फिलोसोफर भी है। ओके, ये रोल रहेगा टीचर का। जॉन ड्यूई का स्कूल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्कूल को ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि जैसे बच्चा घर में सीखता है तो ये भी एक घर जैसा माहौल और एक बड़े वे में, थोड़ा सा एनलार्ज्ड वे में चीजें यहाँ पर हैं। आप स्पेशली बच्चे को यहाँ पर क्या दे रहे हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको नई चीजें सिखा रहे हैं सोसाइटी के बारे में। तो ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन माना गया है। स्कूल आएगा जी, ये स्कूल। ठीक है, तो स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है, यानी सोसाइटी का छोटा रूप है स्कूल, क्योंकि जो चीजें आप स्कूल में सिखाएंगे वही बच्चा सोसाइटी में जाके करेगा भी। तो जो सोसाइटी में चीजें उसको लाइफ जीने के लिए और लाइफ से रिलेट कर पाए वो चीजें, इस तरीके की चीजें हमें स्कूल के करिकुलम में डालनी है और उसको सिखानी है। स्कूल एक तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट बैक करता है और सोसाइटी के बारे में बच्चे को चीजें सिखाता है। ओके, तो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मिनिएचर सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन इसको बोला गया है। अब जो जॉन ड्यूई एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, या इसमें इसको हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि जॉन ड्यूई का एजुकेशन के प्रति क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो जो चीजें हमने पढ़ी, अब जो है डेफिनेटली जॉन ड्यूई डेमोक्रेसी की बात करते हैं एजुकेशन में, तो उनकी फिलोसफी का इम्पैक्ट रहेगा डेमोक्रेसी इन एजुकेशन पे, कि एजुकेशन और स्कूल का एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन करिकुलम की बात ये जब करते हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये बोलते हैं कि करिकुलम हमें इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से और सोशल लाइफ से कनेक्टेड हो, यूटिलिटी हो उसकी, इस तरीके का करिकुलम हमें बनाना है।
इम्पैक्ट ऑन टीचिंग मेथड्स, तो जितने भी टीचिंग मेथड्स हमने पढ़े थे वो सारे के सारे एक्सपीरियंस के अराउंड जो है वो घूम रहे थे कि बच्चा खुद करके देखे चीजों को और एक्सपीरियंस करे। सो वो रहेगा इम्पैक्ट। प्रोजेक्ट मेथड पे इम्पैक्ट मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं ना, टीचिंग मेथड्स में ही हमने एक प्रोजेक्ट मेथड भी पढ़ा था जिसमें ये बोल रहे थे कि बच्चे को प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आए, इसलिए आप उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दीजिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स दीजिए। इम्पैक्ट सोशियोलॉजिकल और ये जो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पे, क्योंकि इन्होंने दोनों एस्पेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिए। जैसे एडम्स हैं, आप मुझे बताइए कि जो एडम है जिन्होंने बायपोलर प्रोसेस की बात की थी वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज समझाई थी। ओके, डिसिप्लिन की जब ये बात करते हैं तो क्या इंपैक्ट रहेगा इनकी फिलॉसफी का? डिसिप्लिन में ये सेल्फ डिसिप्लिन, फ्री डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं, ना कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आज तक हमने पढ़ा है उसकी बात करें। इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न थॉट्स, तो मॉडर्न थॉट्स की जब हम बात करेंगे सो ये साइंटिफिक चीजों पे कि करके देखे बच्चा, टेस्ट करे चीजों को, ऐसे ही किसी भी चीज पे आंख बंद करके बिलीव ना करे। सो वैसी इनकी फिलॉसफी है। सो मॉडर्न थॉट्स पे इनका इम्पैक्ट रहेगा। बट जो भी चीजें हो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिलता ही है। सो क्रिटिसिज्म की जब हम बात करेंगे तो जॉन ड्यूई के एजुकेशनल थॉट्स को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है? जैसे ये प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, सो इनका ये मानना है कि जो ट्रुथ या वैल्यूज है वो इटर्नल नहीं है। इटर्नल अगर होंगी तो ट्रुथ और वैल्यू सेम रहेंगी ना, कुछ एक फिक्स चीजें रहेंगी। बट ये तो फिक्स्ड चीजों की बात ही नहीं करते, ये तो बोलते हैं सभी चीजें चेंज होती हैं, बदलाव हर चीज में आता है। जब बदलाव आ रहा है तो वो इटर्नल नहीं हो सकती। सो ट्रुथ और वैल्यूज को ये इटर्नल नहीं मानते, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस चीज का भी क्रिटिसिज्म हुआ है। मटेरियलिस्टिक बायसनेस, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक तो ये आइडियलिज्म की फिलोसफी के अगेंस्ट है। ये क्योंकि आइडियलिज्म में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें फिक्स है ना, हम आइडियल्स बना लेते हैं अपने, तो ये उस चीज के भी अगेंस्ट है। तो जब ये उसके अगेंस्ट है उसके साथ साथ ये इस चीज में भी फोकस करते हैं कि डेमोक्रेसी या जो है सेक्युलरिज्म, फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ये सब चीजें हमें डेवलप करनी है। तो अगर वो सब चीजें डेवलप करनी है तो एक रेफरेंस तो होना चाहिए ना कि आप किस तरीके की फ्रीडम देना चाह रहे हैं, तो फ्रीडम का क्या लेवल रहेगा या किस तरीके की फ्रीडम होनी चाहिए, राइट? तो वो एक रेफरेंस लेवल, एक आइडियल तो होगा, तभी जाके तो हम चीजें कर पाएंगे। बट वो इन्होंने नहीं बोला। ये मटेरियलिस्टिक बायसनेस जो है वो दिखती है यहाँ पर कि वो आइडियल्स पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। एम ऑफ एजुकेशन, जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी सेट या फिक्स्ड एम नहीं है, सो वो एब्सेंस है एम ऑफ एजुकेशन की। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स या एम ही नहीं है तो हम चीजें अचीव कैसे कर पाए कैसे कर पाएंगे? ये इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है कि एब्सेंस है एम ऑफ एजुकेशन की, जो कि सही नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ये फोकस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अराउंड हम करिकुलम कैसे, मतलब इम्पॉसिबल है ना कि हर एक बच्चे को ध्यान रखते हुए करिकुलम बनाया जाए। सो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कितने सारे बच्चे हैं, हर एक के ऊपर फोकस करते हुए हम करिकुलम कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ कॉमन चीजें, कॉमन बेसिस तो हमें देखना पड़ेगा। बट ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हर जगह पे। कलेक्टिव डिफरेंस मतलब इन्होंने इंडिविजुअल पे फोकस किया है, ना कि बाकी सब पे कि भाई सबके लिए ये करिकुलम हो। नहीं, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काफी महत्व दिया है और ये इम्पॉसिबल है कि आप हर एक बच्चे के हिसाब से करिकुलम बना पाए। लर्निंग बाय डूइंग की लिमिटेशन क्या रहेगी? अब बहुत सी चीजें होती हैं जो आप हर एक चीज करके नहीं दिखा सकते, ठीक है? बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हर बार लर्निंग बाय डूइंग से ही सिखाई जाए। मतलब ठीक है, अच्छा मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो कि थ्योरेटिकल हैं, आप उनको नहीं करके दिखा सकते। सो ये भी एक लिमिटेशन होगी कि हर जगह पे ये एस्पेक्ट या ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारी एजुकेशन की बात की, बट इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसिज्म मिला। इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, सेम यहाँ पे जैसे लर्निंग बाय डूइंग था वैसे ही प्रोजेक्ट मेथड, आप हर एक चीज को कैसे प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं? बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको टीचर बताएगा, आपको संवाद सुननी है, दैट्स इट। कि भाई हिस्ट्री में ये हुआ था, अब वो चीजें करके थोड़ा दिखाएंगे आप हिस्ट्री में कि कैसे हुआ था।
हुआ था, फैक्ट है, तो वो फैक्चुअल चीजें जो है उनको हम करके नहीं दिखा सकते प्रैक्टिकली। सो वो एक एस्पेक्ट है इसका, एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है कि इम्प्रैक्टिकलिटी है, बहुत सारी चीजों में आप हर एक चीज करके नहीं दिखा सकते। और जब भी आप करके दिखाने की, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, सो टीचर पे एक बहुत बड़ा बर्डन यहाँ पर आ जाएगा कि हर एक चीज को करके दिखाना, हर एक चीज समझाना, प्लस उसके साथ साथ आपको सिलेबस और करिकुलम भी कंप्लीट करना। सो वो टीचर के ऊपर ज्यादा बर्डन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। ये एम्फेसिस करते हैं प्रेजेंट पे, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाओ। अब बच्चे को तो आज का इंटरेस्ट पता है, बच्चे को थोड़ा ना पता है उसको फ्यूचर में क्या करना है, क्या चीजें हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में फ्यूचर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा अगर हम सारी चीजें बच्चे के हिसाब से या बच्चे की सुन के करेंगे, तो उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे करेंगे तो ओके। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर कहाँ गया। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकलिज्म, जो मैंने अभी बताया आपको कि हर चीज के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ये फोकस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है बहुत जगह पे कि आप हर एक चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाएं या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हर एक चीज का हो। ठीक है, जैसे अब मैं चीजें आपको पढ़ा रही हूं, मैं इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर प्रैक्टिकली आपको चीजें करके दिखाऊं। अब मैं ये, मुझे पता है कि हर चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं, अब हैवी बर्डन टीचर के ऊपर दिखाने के लिए क्या किया जाए। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो थियोरेटिकल होती हैं, बट ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है, इसलिए इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला है। बट डेफिनेटली हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि जॉन ड्यूई जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रेट फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट रहे हैं। जब भी जॉन ड्यूई का नाम आए, सो इट शुड बी लाइक नाम तो सुना ही होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने नाम नहीं सुन रखा हो, इनके बारे में पता ना हो आपको। सो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, समझ नहीं आई हो तो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning and be consistent in your efforts.